अस्सलामुअलैकुम। शुगर लेवल ज़रा कम हो रहा था कल के हालात वाक़यात के बाद, तो हम ज़रा उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। कैसे हैं आप सब? I don't know if anything can make that normal. Not that इतनी expectations तो खैर हमें नहीं रखनी चाहिए, because once again हमारी टीम जो है अभी फिर भी मैं कहूँगी newbie kind of a team है. They've still gotten together. कुछ अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन वो खेल भी आपके सामने ही है, तो कल से ज़्यादा expectations वैसे तो रखनी नहीं चाहिए थी. बट अच्छा, भारतीय टीम भी कोई बड़े बड़े सूरमाओं पर मबनी नहीं थी। बड़े बड़े कोई दिग्गज जिसे कहते हैं ना, उनकी अपनी जुबान में बड़े सूरमा, नो, इट वाज आल्सो मतलब अ गुड टीम, रिलेटिवली बेटर टीम देन पाकिस्तान। भारतीय टीम की हम बात करेंगे, वो ठीक-ठाक वेल ऑयल्ड उनकी टीम है और ऑयल्ड है, लेकिन हुमा उसमें फिर भी हम मतलब जिस नौयत की भारतीय टीम देखने के आदी रहे हैं, वो बड़े नाम तो नहीं थे ना इस टीम में। वेल वैसे तो बड़े नाम कुछ खास हमारी टीम में भी नहीं थे, बट दे डिड वेल, इंडिया प्लेड वेल। मुझे एक एतराज़ जो मैं शुरू में ही कह के रुक जाऊंगी और उसके बाद हम आगे बात कर लेंगे, कि हम जब टीम में उतरते हैं, मतलब ग्राउंड में उतरते हैं, वी नो दैट वी हैव अ मैच अगेंस्ट इंडिया, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी, ऑल्दो आप कहेंगे माइंडसेट कैसे आपको नज़र आ गया, लेकिन उस बॉडी लैंग्वेज से वो माइंडसेट नज़र आ रहा होता है। इट्स अ वेरी डिफीटिस्ट माइंडसेट। और वो आपने पहले एक दो गेंदें देखी जो कि इंडिया ने की, जब उनकी बारी आई खेलने की, पहला चौका दूसरा छक्का, हमारा देखा था आपने क्या हाल था। वी आर सो डिफेंसिव, सो ऑलमोस्ट स्केयर्ड, ऑलमोस्ट अनश्योर ऑफ आवर ओन एबिलिटी, कि हम खेल के हारे तो दूसरी बात है, हम खेलते नहीं हैं। वही चीज आपने एंड में शाहीन आफरीदी को देखा। हाँ, एंड में शाहीन आफरीदी ने थोड़ी नॉट अ बैटर एंड ही बैटेड एंड द बैटर्स weren't batting. उन्होंने लिटरली लाज रख ली, लेकिन सर्टनली गेंदबाजी की अगर बात करें तो वो भी कोई कारगर हमारे बहुत साबित ना हो सके। शाहीन आफरीदी के बारे में सबको पता है, पैरों में गेंद मारते हैं, शुरू में आते हैं। उन्होंने भारतीय बल्लेबाज जो हैं, पर्टिकुलरली एक टैलेंट अभिषेक शर्मा की हम बात करेंगे, एक्सेप्शनल टैलेंट। मतलब अभिषेक शर्मा के नाम से बहुत सारे लोग अभी वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन द क्वालिटी ऑफ शॉट्स दैट दिस प्लेयर पिक्ड, और जिस तरह उसने चार्ज किया पाकिस्तानी बल्लेबाजों के अगेंस्ट, गेंदबाजों के अगेंस्ट, वो मोमेंटम सेट कर गया पूरे मैच की। सो यस, ये सारा कुछ तो हुआ, एंड ऑब्वियसली इस मैच में, इस मुकाबले में भारत ही फेवरेट था, लेकिन भारत ने जिस तरह छोटेपन का अगेन मुजाहिरा किया, चाहे वो मुसाफा ना करना हो, जो इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है टॉस के वक्त वाली, उस वक्त, या फिर बाद में पोस्ट मैच, उसके बाद में अपनी जीत को डेडिकेट करना, जब आपको पता है कि एक सा टॉपिक है ये, ऑब्वियसली इस पे सारे ही चाह रहे हैं कि इन बातों पे बात ना हो और आगे जो है ये टूर्नामेंट चले, बट नो, नहीं बातों पे बात क्या ना हो, वो मेंशन करना तो चलिए ठीक है, मेंशन तो उन्होंने किया, जब डेडिकेट भी कर दिया, लेकिन उससे पहले जब वो जीत कर जा रहे थे तो इतना भी ज़र्फ नहीं था। मेरा ख्याल है ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात तो है, लेकिन एट द सेम टाइम ये इस बात की भी निशानदही है कि हमारा हमसाया जो है ना, उसको अब ज़हनी तौर पर किसी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों की बातें नहीं होती हैं। मतलब खेल कर जाना और मुखालिफ टीम से, जिसको आप हरा कर भी जा रहे हो और बुरी तरह हरा कर जा रहे हो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए? आप बुरी तरह हमें हरा कर जा रहे हैं, आप हैंड शेक करके एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए जाएं, तो मतलब हमें भी लगे कि आप इसी दुनिया से, और ये कोई मतलब कबड्डी कोई और गेम, ये दिस इज सपोज्ड टू बी अ जेंटलमैन्स गेम ना, मतलब उसमें कुछ जेंटलमैनली कोई एटीट्यूड तो रखें, कोई हाथों में ला ले। और बड़ी आपने बात की, खास तौर पे जब आप हरा चुके हैं, आप जीत चुके हैं, तो फिर अपने आप को जरा बनाए ना थोड़ा सा उस टाइप का कि डजंट मैटर टू अस। लेकिन बट एनीवे, यू नो व्हाट, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट बिट, बिकॉज उसमें ये लगता है कि हम अपनी टीम की नाकामियां जो है ना, उनको जरा कवर अप करने की कोशिश करें। हम वो भी जरूर डिस्कस करेंगे उसको भी, क्योंकि उसमें जो मैच रेफरी का किरदार था हुमा, वो भी क्वेश्चनेबल है। वो क्वेश्चनेबल इसलिए है क्योंकि मैच रेफरी ने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि दोनों कप्तान जो हैं ये हाथ नहीं मिलाएंगे टॉस के बाद, कि मैच रेफरी ने डिसाइड किया हुआ था। ये आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की क्या खिलाफ वर्जी नहीं है? इस पे दुनिया की कौन सी टीमें हैं जो इसमें आवाज, आईसीसी के नीचे आता है? मेरी बात सुने, एसीसी के नीचे आता है, लेकिन ओवरऑल आईसीसी का एक कोड ऑफ कंडक्ट है ना, जिसके तहत खेल हो रहा है। इंसानियत का कोड ऑफ कंडक्ट है। इंसानियत का छोड़ें
आप आईसीसी का भी तो इंसानियत का क्या आप एक्सपेक्ट करना। अच्छा आए सिकंदर वक्त से बात करते हैं। वैसे सिकंदर वक्त जो हैं ये हम सारी बातें मतलब बातें हैं जो हम अपने ड्राइंग रूम में करते हैं, कर रहे थे कल शाम भी, कल रात भी, और अब हम करेंगे अपने दोस्तों से, अपने मेहमानों से। अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे प्यारे सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सिकंदर आप कि कल से हम गुफ्तगू देख भी रहे हैं क्योंकि मैच में तो कुछ खास देखने वाला नहीं था, सो हमने वी स्विच्ड बैक टू जियो न्यूज़ और वहाँ पे आपका तज्जिया, भट्टी साहब की बातें और सबकी गुफ्तगू हम सुनते रहे हैं। ओवरऑल एक तो बता दीजिए कैसी अटेंडेंस थी, कैसा माहौल था, मतलब जिस तरह का माहौल पे भारतीय टीम ने इस खेल को लेकर बना दिया, क्या वैसा ही माहौल आपको, अटेंडेंस भी पूरी नहीं थी, आपको स्पेक्टेटर्स में भी महसूस हो रहा था? देखो सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, बड़े अरसे के बाद मैं लाइव आया हूं जी बिल्कुल जी मुझे आवाज बढ़ाइएगा सिकंदर जी। देखिए अटेंडेंस की जहां तक बात है वो तो अच्छी खासी थी, इट वाज नॉट बैड, कह सकते हैं 80% 85% ग्राउंड जो था फुल था और बहुत ही पावरफुल था, आवाजें लग रही थी। मगर जिंदगी में मैंने पहली दफा एक चीज देखी है कि कोई टीम जीतने के बाद कमरे में जाके छुप जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। कभी आपने जिंदगी में देखा है कि कोई टीम जीत गई हो इतना बड़ा मैच, उसको तो खुशी से बाहर आ जाना चाहिए था, शोर मचाना चाहिए था, क्राउड के सामने घूमना चाहिए था, वो जाके उन्होंने अंदर जाके दरवाजा बंद किया, आपने बाकायदा उन्होंने टीवी पे दिखाया कि दरवाजा बंद कर दिया। एक अजीब सी चीज थी ये। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे जो हुआ है कि क्या हम आज के बाद से एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या हम एज अ मतलब इंसानियत के इखलाकी तौर पे ये क्या है, मतलब ये कि जो आपने अभी एक बात कही ना कि उनको जरूर किसी मतलब ये कि जो पूरी मैं सोशल मीडिया पे जब देख रहा होता हूँ कि वो क्रिकेट टीम के पुतले जलाए जा रहे हैं वहां पर पाकिस्तान के नाम पे, जो जो चीजें हो रही हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि ये कौन लोग हैं, क्या जहनी कैफियत है। ये नॉर्मल जहनी कैफियत की बातें तो नहीं है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि कोई एबनॉर्मल हो गया है, लेकिन और जाहिर है हम किसी को एबनॉर्मल इस तरह कहते भी नहीं है क्योंकि मेंटल हेल्थ इज आल्सो अ टॉपिक व्हिच इज वेरी क्लोज टू अस, लेकिन हमें लगता है कि सपोर्ट की जरूरत जरूर है। हम तो पोस्ट मैच की बात कर रहे हैं कि वो छुप गए होंगे, मैच से पहले भी ये थोड़ी देर के लिए अनश्योर थे कि वो खेलेंगे भी कि नहीं, ये भी बातें हो रही थी। आपको पता है बड़ा प्रेशर था फॉर देम नॉट टू प्ले पाकिस्तान एज वेल, लेकिन ये सारी बातें छोड़ दें, लेट्स टॉक अबाउट आवर परफॉर्मेंस, बिकॉज वो पेटी बात हो जाएगी कि हम दूसरे पे बात करना स्टार्ट हो गए हैं। ग्राउंड के अंदर उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया, लेट्स लिटिल बिट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। सिकंदर योर थॉट्स स्टार्ट हो जाएं क्योंकि हम एक एक नाम किस किस का लेके पूछें आपसे। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारी टीम में भी आप लोग सुपरस्टार्स की बात कर रहे थे, आप कोई एक प्लेयर का नाम बता दें इस पूरी पाकिस्तान टीम में जिसको हम कहेंगे कि ये हमारा एक सुपरस्टार है जिसके बगैर टीम नहीं चल सकती। कोई है ना इसमें कोई ऐसा नाम जिस तरह के किसी जमाने में वकार होते थे, वसीम होते थे, मियादाद थे, जहीर अब्बास था, मतलब ऐसे ऐसे लोग थे कि जिनके नाम के बगैर टीम ही नहीं चलती थी। हमारे यहाँ ये टीम ऐसी है ही नहीं, इसमें एक लड़का ऐसा नहीं है जो कि नंबर 1। नंबर 2 के एक नया फॉर्मूला जो मॉडर्न डे क्रिकेट में आ गया है कि जी पहली गेंद से हमने मारना शुरू कर देना है और हमारा जो रन रेट है वो पहले गेंद से 150 160 के नीचे होना नहीं चाहिए, ये नहीं होता। मेरी बात सुने, उन्होंने भी तो यही किया, अगर कोई कर सके तो फिर वो कर ले, ये भी तो फर्क है ना। ये सिकंदर जी, सिकंदर होमवर्क है, they know, they have their knowledge इस खिलाड़ी को कैसे खेलना है। It's 20 overs, why should they lose time? उनको तो फौरन स्टार्ट हो जाना चाहिए। मतलब ये चार्ज करने वाला फॉर्मूले के बावजूद हमने 20 में से 10 ओवर खेले ही नहीं, डॉट बॉलें थी 60 ऑलमोस्ट कोई डॉट बॉल्स थी। सिकंदर सॉरी, कैरी ऑन। टॉस जीते थे हम जी, हमने पहले बैटिंग की, उनको पिच का अंदाजा हो गया, सब कुछ हो गया। ये वाहिद मौका है कि मैं आज से 4 दिन पहले जब प्रोग्राम कर रहा था मॉर्निंग के अंदर, तो मैंने अपने मॉर्निंग के शो के अंदर ये बात जो हमारी क्रिकेट की होती है प्रोग्राम होता है उसमें मैंने बताया था कि मेरी मुलाकात यहाँ पे यूएई के एक क्रिकेटर से हुई थी। तो हम दोनों बैठ के बातें करने लगे, मैंने इसको खास तौर पर बिठाया और पूछा कि इस पिच का क्या होता है, इसमें फ़र्क क्या है। शारजा से हम खेल के आए थे, ट्राई नेशन जीत कर आए थे, तो इस पिच का उस लड़के ने जो कि यूएई का रेगुलर प्लेयर है, पिछले 10 साल से वो यहाँ खेल रहा है यूएई के अंदर उनकी टीम की तरफ से, कहने लगा सिकंदर भाई यहाँ पर आप पहले टॉस जीत के बैटिंग ना करें,
मैंने ये बात प्रोग्राम में बता दी थी कि वो लड़का, जो मुझे हैरत है कि हमारे जो लड़के हैं क्या उन लड़कों से नहीं पूछते कि यहाँ की पिच की कंडीशंस क्या है। उसने बोला कि जी हमेशा यहाँ जो पहले बैटिंग करती है टीम फंसती है, सेकंड टाइम बैटिंग करने में आसानी होती है, आपका जो स्पिनर होता है उसके हाथ में पसीना आता है, हाथ ग्रिप नहीं करती गेंद, ये सारी चीजें उसने बताई और मैंने ये टीवी पे बताई थी। अगर मैं एक लड़के को लोकल को बिठाकर सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि मैं प्रोग्राम में बता सकूं, ये सारी चीजें पूछ सकता हूं, तो पाकिस्तान टीम के लोग भी पूछ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली गलती, मैं तो बड़ा खुश हो गया था कि टॉस जीते, मगर जब मैंने देखा वो बैटिंग करे मैं हैरान रह गया। तो ये एक तो सबसे पहली गलती हमारी ये थी कि जी हमें इस तरह नहीं करना चाहिए था। दूसरी गलती हमारे ओपनर्स की थी कि पहली गेंद आपने शॉट खेल दिया। मैं 1980 का प्लेयर हूं, आप कहें पुरानी, कहते हैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, व्हाट एवर, मगर आप 3-4 गेंदें, मैं ये नहीं कह रहा 3-4 ओवर, 3-4 गेंदें बल्ले पे लेकर देखते हैं कि क्या पहले बॉल पे सिंगल ले लेते हैं, आप आराम से खेल लेते। आपने ठक करके शॉट मार दी, गेंद थोड़ा सा रुक के आया, नया था, मॉइस्चर था, हाथों में चला गया, वरना अगर ये अच्छी ड्राइव पिच होती तो ये हो सकता है चौका जाता। मगर ये गलती थी, आप पहली गेंद से नहीं शुरू हो जाते खेलना, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। इंडियंस को यह एडवांटेज था कि उन्होंने ऑलरेडी देख लिया था, पिच ड्राई हो चुकी थी, वो बेहतर हो गई थी, इसलिए वो मार सकते थे पहली बॉल से। हमें सिकंदर ये बैलेंस बड़ा मुश्किल है। हमें लगता है कि हम भट्टी साहब की तरफ भी चलते हैं, पहली गेंद में नहीं चार्ज करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतनी गेंदें डॉट बॉल खेलते हैं कि वो एक अलग मुद्दा बन जाता है, वो एक अलग मसला बन जाता है हमारे लिए। मैच तो हम वैसे ही डॉट बॉल्स में ही गुजार देते हैं, चुके हैं कल का भी। दैट इज लॉस पोटेंशियल। दूसरा ये सिकंदर अभी जो कह रहे हैं कि शॉकिंग कि पहले उन्होंने बैटिंग पिक की, ऑलमोस्ट हर एक्सपर्ट जो था उस वक्त, हम टीवी देख रहे थे, एंड एवरीबॉडी हैड द सेम आइडिया कि हम फ्राइडे को हमारा ये डिस्कशन अपने ही प्रोग्राम में कर चुके थे कि जो टॉस जीत जाएगा, अगर वो सही फैसला करे तो वो 50% मैच जीत जाएगा। भट्टी साहब थोड़ा सा आप भी अपना ओपिनियन डाल दें कि क्यों ये फैसला लिया होगा, जब सारी दुनिया, सारे एक्सपर्ट्स, बाकी हमारी तो ओपिनियन काउंट नहीं करती, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पहले बॉल करना चाहिए इफ यू विन द टॉस। भट्टी साहब देखिए, हुमा और अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि अभी थोड़े दिन पहले, बल्कि एक वीक पहले, जब शारजा में ट्रायंगुलर सीरीज खत्म हुई, तो उस टूर्नामेंट में जिस टीम ने पहले बैटिंग की उस टीम ने मैच जीता। तो मेरे ख्याल में उनके जहन में वही होगा, लेकिन यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम के कप्तान ने, कोच ने और कोचिंग स्टाफ ने इस पे होमवर्क किया होगा, लोगों से पूछा होगा। लेकिन T20 क्रिकेट में थोड़ा सा टॉस मैटर करता है, लेकिन इतना भी मैटर नहीं करता कि साइम अयूब 5 में से तीसरे मैच में गोल्डन डक पर आउट हो गए और वो वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो उससे पिछले मैचों में कर रहे थे। उसके बाद हारिस, उसका जो एक मसला था, कभी वो वन डाउन पर आते हैं, कभी ओपनिंग करते हैं, कभी 5वें 6ठे नंबर पर हारिस भी उसी तरह आउट हो गए। तो पाकिस्तान की इस इतनी बड़ी बैटिंग, जिसमें 8 प्रॉपर बैट्समैन हम खिला रहे हैं इस T20 मैच में, 5 बैट्समैनों ने तो डबल फिगर ही क्रॉस नहीं किया। वो तो साहबजादा फरहान ने ऊपर से जाके 40 कर दिए, नीचे से 33 कर दिए शाहीन शाह अफरीदी ने, तब हम 127 रन करने में कामयाब नहीं तो हम अंडर 100 जो है ना, वो वहां तक उस नौबत पे थे कि हम 100 भी ना बना पाए। ट्रिपल डिजिट में नहीं जा रही थी बात। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि जब पाकिस्तान के 2 बैट्समैन आउट हुए तो इंडियन जर्नलिस्ट आपस में सरगोशियां कर रहे थे कि यार जल्दी जल्दी खाना खा लो, ये टीम तो अब 40 भी क्रॉस नहीं करेगी। तो हमारे बारे में अब दूसरे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, सिक्कू भाई जिस तरह कह रहे हैं, यंग टीम है, इतनी भी यंग नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी कितने पुराने हैं, या इवन फखर जमान भी मतलब पुराने तो बिल्कुल। फखर जमान 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के प्लेयर ऑफ द मैच। और मतलब साइम अयूब भी कोई कल तो नहीं आए हैं, बाय द वे कल नहीं आए। उन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान को बैक टू बैक वनडे 100 बनाकर मैचेस भी जितवाए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया के खिलाफ जब हम खेलते हैं तो हमारे जहन पे कोई नफसियाती दबाव होता है, जिसकी वजह से फिर हमारी टीम एकदम से नीचे लगती जाती है। लेकिन अब्दुल्ला, अगर आप इजाजत दें तो मैंने तकरीबन को 1000 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच दुनिया में कवर किए हुए हैं। लेकिन कल जो मनाजिर मैंने यहाँ दुबई स्टेडियम में अभी
जो आपने इंट्रो बताया हैंडशेक वाला मसला, और ये तो देखिए वो चीजें थी जो आपको टेलीविजन पर नजर आई, क्योंकि मैच लेट नाइट खत्म हुआ, उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लग रहा था कि कोई बीजेपी का रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें जो हैं वो तो स्पोर्ट्समैनशिप से भी बढ़ के होती हैं। और मैच रेफरी की आप बात कर रहे हैं, मैच रेफरी मैं बाहर से बैठे हुए देख रहा था, टॉस के वक्त भी सूर्या कुमार यादव को पीछे लेकर गए, उनको समझाने की कोशिश की। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने बाकायदा इंतजार किया है भारतीय प्लेयर्स का, लेकिन वो ड्रेसिंग रूम में चले गए। फिर पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवेद अकरम चीमा और माइक हैसन, पाकिस्तान के जो हेड कोच थे, वो भारतीय ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर खड़े रहे। दूसरी तरफ टीम खड़ी हुई थी कि ये आकर हमसे हैंडशेक करेंगे। तो ये जेंटलमैन्स गेम है। मेरी बात सुने, वैसे क्यों खड़े हुए थे? आई एम सॉरी बट क्यों खड़े हुए थे जब पहली दफा ओपनिंग में टॉस के वक्त वो ये बता चुके थे उनके कप्तान साहब कि हमने आपसे मुसाफा नहीं करना, तो फिर हम क्यों लाइन में खड़े हो जाते हैं? थोड़ा सा अपर हैंड, फिर हम क्यों खड़े हुए हैं? फिर ये हुआ ना, फिर प्रेजेंटेशन में हम नहीं आए, सलमान अली आगा नहीं आए ना, नहीं आए सलमान, क्योंकि ब्रॉडकास्टर इंडियन। अच्छा, इस पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है आईसीसी का? हम इस पे, और काश के हम ग्राउंड में अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते और फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी मुजाहिरा करते और हाथ भी मिलाते। और हम तो हमने पहले अब्दुल्ला डिस्कस कर ली कि हम बुरा जी बिल्कुल, इस पे कोई आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है वैसे क्या भट्टी साहब? और सिकंदर आप बताइएगा, भट्टी साहब आपके पास वापस आते हैं। यार देखिए, मैंने जब से अपनी सारी जिंदगी, जब से मैं क्रिकेट को मैं पर बात कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि बीसीसीआई जो है इज अबव द लॉ। वो तो ऐसा लगता है कि दुनिया की एक अछूत टीम है जिसको कोई टच नहीं कर सकता, कोई उससे बात नहीं कर सकता। चाहे आईसीसी, अगर आपको याद हो, अगर भट्टी साहब को याद होगा, वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसने एक रूल बनाया था जिसमें भारत भी सिग्नेचर किया हुआ है, उसमें पाकिस्तान भी उसमें हिस्सा लिया हुआ है कि अगर कोई लड़का इधर उधर होगा, जब रेस्ट डे होता है, तो आपको उनके वेयर अबाउट्स बताने के उसने इंडिया ने साफ मना कर दिया था कि हमारी क्रिकेट टीम नहीं बताएगी कि वो किधर है, उनके लड़के क्या है, इसलिए कि वो रैंडम एक टेस्ट होता है। तो इन्होंने हर जगह हर वक्त अपने असूलों को तोड़ा है। ये वाहिद टीम है और गोरे इनके सामने झुक जाते हैं, गोरों को ये शायद खिलाते पिलाते हैं, उनको जो भी है उनको एंटरटेन करते हैं गोरे इनके सामने, इसलिए कि पैसा जनरेट करते हैं। तो उनके जो असूल हैं, अखलाक हैं, सब खत्म हो जाते हैं इनके सामने। इन्फ्लुएंस तो बीसीसीआई का है ना, तो दैट्स अनदर ट्रेजेडी। खैर, एक और बात भी, और हम जाहिर है इस वक्त बराह रास्त सबसे मुखातिब हैं, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता। ये जो कल प्रेसिडेंट सेट की है ना भारत ने अपनी ही टीम के लिए, ये इन्हीं के लिए एक वक्त में आएगा कि इन्हें इस पे एम्बैरेसमेंट होगी। वेल, वो वक्त आ भी जाए क्योंकि उन्होंने अपनी जमा के रखी हुई है। क्योंकि सिकंदर, वी टोटली अग्री विद यू, ये बीसीसीआई बिल्कुल ही लगता है कि बाकी सारे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो एक तरफ, बीसीसीआई एक तरफ, बिकॉज ये हमने पहले भी देखा है, इवन राइट डाउन टू द स्केड्यूल्स, जहां इंडिया की सेटिंग होती है, इंडिया को कितना रेस्ट मिलता है, इंडिया कौन से होटल में ठहर रहा है, मतलब एवरीथिंग दे मेक श्योर दैट हर चीज उनकी एक एक्सीलेंट किस्म की, हर किसी से मुख्तलिफ हो, डिफरेंट हो। तो हम ये डिस्क्रिपेंसी जो है ये हम पहले भी देख चुके हैं। अच्छा सिकंदर, बहुत सारी वहीं आ जाती है। सॉरी, ऑन इन द ग्राउंड फील्ड पे आ जाते हैं। कप्तान की क्या कंट्रीब्यूशन है इस टीम में, जरा इस पे रोशनी डाल सकते हैं आप? सॉरी, किसकी? कप्तान की हमारे। अच्छा, इससे पहले आप लोग कह रहे थे ना ये यंग टीम, इट्स नॉट अ यंग टीम। ये इसमें से आधे लड़के तो वो हैं जो कि बाबर और रिजवान के होते हुए उनको कभी मौका ही नहीं मिला खेलने का। अब उसके कि वो सारी क्रिकेट वो खेलते थे, अब जब उनको मौका मिला है, अब शाहीन के 86 मैच हैं, हसन अली के 57 हैं, रऊफ के 89 हैं, ये सबके, हसन नवाज के 72 हैं, उसके साइम के 40 के अबव हैं। तो ये इतने मैचेस खेले हुए हैं। जी जी, ये नहीं कहें कि ये यंग टीम है। अगर आप उसको अगर कंपेयर करें भारत के साथ, तो भारत की टीम में भी कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने कम मैचेस खेले हुए। उनमें बुमराह है जिसने 71, अर्शदीप जो नहीं खेला, और पांड्या उसने 115 मैच खेले हुए हैं, और पटेल ने 72, बाकी किसी ने, शर्मा ने 18 खेले हुए, वरुण ने 19 खेले हुए, लड़कों ने कम मैच खेले हुए, डुबे ने 36 खेले हुए। तो कई लड़के उनके भी कम है, मगर हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे चला गया। अब मैं ये बात बार बार कहता हूं, मैं दोबारा कहूंगा,
कि जब तक ये लड़के जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेलेंगे, ये जो हमारी 4 रोजा क्रिकेट है, हम इंप्रूव नहीं करेंगे। ये आज आप याद रख लें, हम जिम्बाब्वे से भी हारना शुरू हो जाएंगे। अभी भी ये आलम है कि क्रिकेट बोर्ड से मैं शिकायत करूंगा, सर ये आप लोगों ने ज्यादती की है कि अभी भी आप लोगों को जो है NOCs दे रहे हैं कि जाओ बाहर जाकर खेलो। और भाई डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, हमारे लड़कों को इधर क्रिकेट खेलना चाहिए। दैट्स व्हाई दे आर नॉट इंप्रूविंग। वो एक लिमिटेड क्रिकेट हो गई है कि सिर्फ हमने 4 ओवर करने, हमने मतलब हमारा चले अगर इफ वी सी दैट इंडिया ने की टीम जो है, जाहिर है इट्स अ वर्ल्ड क्लास टीम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड समथिंग इज वर्किंग आउट फॉर देम एंड कॉन्स्टेंटली वर्किंग आउट फॉर देम। मतलब विराट कोहली जाते हैं तो कोई और आ जाता है, फिर अभिषेक शर्मा आ जाते हैं, मतलब they have exceptional talent as well. If something is working out for them, so हम अपना मॉडल, हमारे और उनके मॉडल में फर्क क्या है? कॉन्फिडेंस। भट्टी साहब प्लीज आप बता दें। टैलेंट दोनों जगह है, नो डाउट, हमारे भी बड़े टैलेंटेड हैं, अब्दुल्ला कह रहे हैं वहां भी बड़े टैलेंटेड है, बट समथिंग एल्स इज वर्किंग आउट फॉर देम। नाउ व्हाट इट इज? हमें लग रहा है कि ये सुप्रीम कॉन्फिडेंस है उनका, नंबर 1। उनके बोर्ड्स ने उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस डाला हुआ है, वरना टैलेंट अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट मतलब ठीक ही है। मेकअप ऑफ द टीम्स भी कुछ नए कुछ पुराने, वो भी बड़ी इक्वल थी। किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? मुझे तो सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नजर आ रहा है। What is working out for them for years now and it is not working out for us? और दोनों के कप्तान भी इनफैक्ट नए हैं। भट्टी साहब देखिए, सिक्कू भाई जो बात कर रहे हैं बिल्कुल यही बात है कि आज पाकिस्तान में उस क्वालिटी का टैलेंट नहीं है जो हम 80s में, 90s में, इवन 2000 में भी देख रहे थे। लेकिन एक और वजह जो हमारी क्रिकेट की तबाही की है वो है इनकंसिस्टेंसी। आप देखें कि पिछले साल जून में जब हम इंडिया के खिलाफ खेले थे, उस वक्त पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे गैरी कर्स्टन, उसके बाद आकिब जावेद बने, अब माइक हैसन आ गए, चीफ सिलेक्टर उस वक्त कोई और थे, कप्तान और थे। तो मतलब हमें अपने सिस्टम को टाइम देना होगा। जो लोग भी क्रिकेट बोर्ड में हैं, सिलेक्शन कमेटी में है, कोचिंग स्टाफ में है, अब इंडिया की टीम देख लेना, उन्होंने गौतम गंभीर को टोटल इंचार्ज बना दिया अपनी टीम का। वो बहुत ज्यादा उखाड़ पिछाड़ नहीं कर रहे, जो हेड कोच कहते हैं उसी के मुताबिक चलते हैं। हम बार बार जो हमारी तब्दीलियां सिलेक्शन कमेटी में, कोचिंग स्टाफ में, प्लेयर्स में, हमें अब आइडेंटिफाई करना है कि शाहीन शाह अफरीदी अगर 4 डे क्रिकेट नहीं खेलते, 5 डे क्रिकेट, तो शाहीन शाह अफरीदी को फिर हम महदूद कर दें T20 और वनडे क्रिकेट के लिए। इसी तरह सलमान अली आगा किस प्लेयर फॉर्मेट के प्लेयर हैं? तो सलमान अली आगा की जो आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, जब तक सलमान अली आगा एज ए कप्तान फ्रंट से लीड नहीं करेंगे तो वो दूसरे प्लेयर्स को किस तरह कह सकते हैं? मेरा ख्याल हमने उनको कप्तान बनाकर इजाफी जिम्मेदारी दे दी। जो वो परफॉर्मेंस दे रहे थे, अब उनकी परफॉर्मेंस वैसी नजर नहीं आ रही। तो सलमान अली आगा अगर कंफर्टेबल महसूस करते हैं कप्तान की हैसियत से तो उनको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन हमें ये भी तो देखा जाए कि ये जिस तरह अब बातें हो रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है अब बहुत दूर नहीं है मामलात के बाबर और रिजवान फिर पाकिस्तान टीम में कमबैक कर जाएं। लिहाजा एक तो हमें that would be a desperate move, not that they are bad, लेकिन that would be a bit of a desperate move. और हमारा obviously personal तो we are not against anybody, we just want everybody to perform. But why, when would we move on? And also भट्टी साहब एक और चीज आप एक्सप्लेन करते हैं। अभी आप कह रहे हैं बड़े चेंजेस हुए, कंसिस्टेंसी के हमारे इश्यूज हैं, प्लेयर्स तो वही हैं, मतलब ऊपर से जो भी चीजें चेंज हो रही हों, हम बहुत बार ये सवाल कर चुके हैं कि कितना इफेक्ट करता है टू द प्लेइंग टीम, क्योंकि वो तो वही लोग हैं, उनकी परफॉर्मेंस तो वही है, उनका टैलेंट, मतलब उनको इंडिविजुअली बैठ के अपने आप को बेहतर नहीं करना चाहिए डिस्पाइट ऑफ ऑल द चेंजेस दैट माइट बी हैपनिंग इन द मैनेजमेंट। और ये जो भट्टी साहब ने फीलर छोड़ा है ना, सिकंदर बाबर और रिजवान वाला, इस पे ऑलरेडी ये हमारा फेवरेट टॉपिक है। मुझे लगता है ये क्रिकेट फैंस का, पाकिस्तान का फेवरेट टॉपिक है, ये दो नाम और क्रिकेट। लेकिन ये हमारी डेस्परेट मूव होती है बिकॉज़ वी डोंट हैव एनीबॉडी एल्स। Would it make sense? What are your thoughts on this? देखो, हमारी क्रिकेट को यहां तक पहुंचाने में इन दोनों खिलाड़ियों का हाल है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि ये दोनों हमेशा T20 के अंदर पूरे ओवर ये खेलते रहे, नीचे के 3 ओवर 4 ओवर दूसरे लड़कों को देते रहे। ये सारे लड़के जो नाम मैंने लिए, जिसमें ये हसन अली है, ये अपना फहीम अशरफ हो गए, ये हसन नवाज, मोहम्मद नवाज हो गए, ये सारे खुशदिल, ये उनके साथ खेला करते थे।
मैं यहाँ पर आपके साथ प्रोग्राम में बैठ के हाथ जोड़ जोड़ के कहता था, खुदा के वास्ते अब कभी नीचे आ जाओ, आप इनसिक्योर क्यों हो? मैंने एक दफा इनसिक्योर का वर्ड इस्तेमाल किया तो मुझे थ्रेट आ गई कि जनाब आपको हम सू कर देंगे, मेरे तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया कि भाई आप इनसिक्योर फील करते हैं, आप खुद देखिए जो कप्तान होता है ना, आप कह रहे थे कि जो फ्रंट से लीड करता है वो टीम बनाता भी है, आपका काम है टीम बनाना। आपने कोशिश ही नहीं की बाबर आजम ने कि कभी टीम बनाए, उन्होंने कोशिश की होती तो नए लड़कों को लाके ऊपर भेजते, खुद नीचे आ जाते। अब तो वो चले गए ना, अब उनको वो चले गए हैं। आप लोग बात हो रही है ना, आप लोग बात करें कि उनको वापस, उनके आने से फिर वही होगा कि वो अपने नहीं, लेकिन वापस लाने की बात हो रही है एंड आपको चेंज करना, मतलब वापस लाने की इसी तरह से जो फीलर छोड़े जाते हैं नहीं होती है, लेकिन आई थिंक वी शुड नाउ मूव ऑन। यस, मूव ऑन। देखिए हम वनडे सीरीज हारे, हम वनडे सीरीज हार गए ना वेस्ट इंडीज से, ये दोनों खेल रहे थे, हारे, उन्होंने कितने मजे से हमें मारा, उसमें बाबर भी थे, रिजवान भी थे, वनडे सीरीज। चलिए अब जो टीम में नहीं है ना, मेरा ख्याल है उन पे डिस्कशन भी नहीं होनी चाहिए। अब बताइए जो थे टीम में या जो हैं टीम में, अभी भट्टी साहब ने ये बात बोली कि जो शाहीन अफरीदी अगर 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेलता तो हमें उसको जो है सिर्फ T20 तक महदूद रखना था। भाई T20 खराबी इसलिए हो रही है, आप ऐसे लड़कों को जो कि 4 डे क्रिकेट नहीं खेलते, एक तो उनकी तनख्वाहें कम करें, उनको D कैटेगरी में डालें। चलें देखते हैं जी क्या होता है। एनओसी ना दे। अभी टूर्नामेंट ओपन है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे आगे, और लेट्स सी आगे क्या होता है। टूर्नामेंट सिकंदर एंड भट्टी साहब, थैंक यू। There's a lot that we should change and we can learn. कर ही न ले हम लर्न, या तो विन था या तो लर्न था, so learn। तो विन तो हो नहीं रहा, आई होप लर्न हो रहा है। ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक जी। एट द सेम टाइम सैलाब की सूरत हाल से अपडेट करना भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंजाब का एक वसी रकबा, लाखों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब है, और अभी तक पर्टिकुलरली जो सदर्न पंजाब के इलाके हैं वहाँ मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत पंजाब की सारी मशीनरी, सीनियर वज़रा, हम देख रहे थे सलमान रफ़ीक साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, ये सब लोग लिटरली कई दिन से वहाँ, मरियम औरंगज़ेब तो मुझे लगता है वहाँ मूव ही हो गई है। हाँ, वो वहीं रहती हैं ऑल द टाइम ओवर देयर, सुबह से लेकर शाम तक लगे होते हैं। लेकिन इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी है, इतना बड़ा डिज़ास्टर है, क्योंकि उसके बावजूद भी ज़ाहिर है लोगों को इशूज़ हैं, लोगों की शिकायतें हैं, और सभी उनको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, खासतौर पे मुल्तान से स्वालिहा मलिक हमें बता रही हैं। स्वालिहा, ओवर टू यू। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए चनाब के करीब शेरशाह और बस्ती गागरा में, जहाँ पे 12 दिन गुजर गए और यहाँ पे पानी जो है वो ताहाल मौजूद है। और यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि 12 दिन से जो बंद टूटा था उससे पानी का जो सिलसिला है वो बस्ती में शुरू हो गया था। और अगर कैमरामैन अयूब आपको दिखाएं तो रोड पे भी जो है वो इस टाइम पानी जा रहा है और बहुत स्पीड से पानी जा रहा है, और तकरीबन सारी बस्ती जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। तकरीबन आधे जो हैं वो उनमें दरख्त डूबे हुए हैं, लोगों के जो घर हैं वो टूट रहे हैं और जो दीवारें हैं वो गिर रही हैं। यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि जब तक ये बंद को बंद नहीं किया जाएगा, जो टूटा है वहाँ से पानी जो है उसका दबाव और बहाव नहीं रुक रहा, और जो सैलाबी पानी है वो मुसलसल जो है वो बस्ती में शामिल हो रहा है और बस्ती में दाखिल हो रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यहाँ पे उन्हें खाने पीने के में भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और दीवारें वगैरह गिरने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और बच्चों के लिए भी यहाँ पे क्योंकि स्किन के बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि पानी 12 दिन से मुसलसल बस्ती में मौजूद है, जिससे उन लोगों की मुश्किलात में बहुत इजाफा हो रहा है। यहाँ के जो रिहायशी हैं उनका मुतालबा ये है कि बंद को बंद किया जाए, क्योंकि वो जब से टूटा है पानी अंदर आ रहा है, ताकि पानी रुके, यहाँ पे फिर थोड़ा जो है वो पानी का बहाव कम हो तो नुकसान को देखा जाए और उसकी फिर बहाली की जाए। सालेहा में चनाब के बंद से शेरशाह बंद और दीगर मकामात की सूरत हाल बता रही थी। अभी हम सिंध जाएंगे और सिंध में अली नईम है कोटली बैराज से। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। दरियाए सिंध में कोटली बैराज के मकाम से निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए सिंध कोटली बैराज के डाउन स्ट्रीम के जामशोरो अप फ्रंट के मकाम पर। इस जामशोरो अप फ्रंट के मकाम पर इस वक्त पानी की सतह आप देख सकते हैं। यहाँ से कोटली बैराज भी बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, और
बंदों के ऊपर सैलाब के सबब महकमा आपाशी की जानिब से लाठियाँ कायम की गई हैं और जिन हिफाजती पुश्तों को हसास करार दिया गया है उन हिफाजती पुश्तों को मजबूत करने का काम जहाँ जहाँ कोई वल्नरेबल पॉइंट है या जहाँ कहीं गुंजाइश मौजूद है वहाँ पर भी महकमा आपाशी की जानिब से काम किया जा रहा है। दरियाए सिंध के जो लेफ्ट और राइट बैंक के ऊपर 106 हिफाजती पुश्तें ऐसे हैं जिन्हें हसास करार दिया गया है और इन हिफाजती पुश्तों की इस वक्त दिन रात निगरानी भी की जा रही है। अगर हम जामशोरा फ्रंट बंद की बात करें तो यहाँ पर लाठियाँ कायम है, महकमा नहर की जानिब से इसकी निगरानी भी की जा रही है। निचले दर्जे का सैलाबी रेला इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है और तवक्को की जा रही है, महकमा आपाशी की जानिब से दावा भी किया जा रहा है कि अगर दरमियाने दर्जे का या ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला आता है तो वो भी यहाँ से खैर आफियत के साथ गुजर जाएगा। जी अच्छा, खैर निचले दर्जे का सैलाब है यहाँ तो ठीक ही है सूरत हाल है कि एक्सपेक्टेशंस इनमें और तैयारी भी बहुत ज़्यादा निचले दर्जे के सैलाब की थी, लेकिन उसके बाद फिर बात ये भी की जा रही थी कि शायद वाइल इट एंटर्स सिंध तो वो पानी थोड़ा सा शायद कम हो जाए और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, कराची में एक केस हुआ, इसके बारे में हमने तफसील से बात करनी है। बड़ा दिल दहला देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला केस है। मतलब ऐसी कहानी है कि हमें उससे पहले एक ब्रेक चाहिए। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। हम थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड इसलिए भी हैं क्योंकि एक महल्ले में सैकड़ों बच्चे ज़्यादती का निशाना बन रहे हैं, लेकिन किसी बच्चे में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने वालिदैन, अपने उस्ताद, अपने बड़े बहन भाई, अपने दोस्त, किसी को जाके बता सके कि उसका रेप हो रहा है बर वक्त और वो आदमी जो ये कर रहा है वो पकड़ा जाए, क्योंकि वो आदमी नीचे शरबत बेच रहा है और सालों से बेच रहा है और सालों से उसी मोहल्ले में सैकड़ों, दर्जनों नहीं, सैकड़ों बच्चे बच्चियों को ज्यादती का निशाना बना रहा है। लेकिन उसका भांडा तब फूटता है जब उसकी एक यूएसबी आउट हो जाती है बाय चांस, मतलब वो भी बाय चांस ही होगा। और ये बच्चे, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रैकेट ऑफ 5 years old to 12, मतलब ये बच्चे इतने छोटे बच्चे कि मैं सोच रही हूँ कि अगर इनके साथ कुछ हुआ हो, जैसे 5-6 साल के बच्चे के साथ, वो ना उसने कुछ बताया हो तो पेरेंट्स को कैसे, माँ बाप को कैसे नहीं पता चला कि बच्चा हमारा, मतलब या 8-9-10 साल का बच्चा जरूर इतना समझदार होता है कि वो अपने साथ होने वाले वाक़े के बारे में अपने घर वालों को बता सके। तो हमें लग रहा है कि हमारा कसूर है कि हम क्या बहैसियत वालिदैन, बहैसियत माशरा अपने बच्चों को ये समझा नहीं पाए कि तुम्हारे साथ अगर कुछ हो तो तुमने हमें आके बताना है। ऐसी चीज का असर होता है एक बच्चे के टाइम, तो वो एक कीन पेरेंट को वो चीज नजर आ जाती है, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि कराची में दर्जनों बच्चों और बच्चियों के साथ मुबैना ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार शख्स से पूछताछ जारी है और मुल्जिम के खिलाफ डिफेंस पुलिस ने मजीद 3 मुकदमा जो है वो दर्ज किए। काशिफ, अब बताइएगा ये एग्जैक्टली कहां वाकया पेश आया, ये मंजर आम पर कैसे आया? अब्दुल्ला, हमारा ये कयूमाबाद का एक काफी ज्यादा कंजस्टेड एरिया है जहां ये सिर्फ रहता नहीं था बल्कि इसका शरबत का ठेला भी वहीं था। शरबत का ठेला नीचे गली में जो लगाता था, इसी के ऊपर इसका फ्लैट और क्वार्टर मौजूद था। वहां ये इस तरह के बच्चे और बच्चियों को बरगलाता था और पुलिस हुकाम को अब तक जो तफ्तीश में इसने बताया वो ये बताया कि ये लॉटरी का झांसा देता था और देने के बाद इसी अपने ठेले के ऊपर जो इसने बनाया हुआ था क्वार्टर, वहां जो है ये बच्चों को लेकर जाता था और ले जाकर उनके साथ ज्यादती करता था मुबैना तौर पर। इन तमाम तर चीजों के बाद ये मामला सामने ऐसे आया कि 4 से 5 रोज कबल कयूमाबाद के ही इलाके में एक बच्ची की जानिब से एक जो यूएसबी इसके घर से ही उठाई हुई थी वो शॉपकीपर को दी और उसी दौरान जब वो यूएसबी में डेटा देखा गया तो फिर ना सिर्फ इसको पकड़ा गया इलाका मकीनों की जानिब से बल्कि इस पे तशद्दुद का निशाना भी किया गया और पुलिस के हवाले किया गया। फिर पुलिस की जानिब से वाज़ेह तौर पर इसकी इंटेरोगेशन की गई। वो एक यूएसबी हाथ नहीं लगी बल्कि साथ साथ इसके घर पर जब छापामार कार्रवाई की गई तो वहां से एक डायरी भी पुलिस को मिली। उस डायरी के अंदर भी बहुत सारी चीजें मेंशन इसने बाकायदा तौर पर की हुई थी। पुलिस की जानिब से ना सिर्फ अब इस चीज की इंटेरोगेशन की जा रही है कि आया इसके पास किस तरह का मवाद है या फिर ये क्या मामला है, बल्कि How many kids are we talking about, Kashif? That's important. कितने बच्चों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे?
देखिए कोई ये 150 से ज्यादा वीडियोस तो इसके एक यूएसबी और एक मोबाइल फोन से पुलिस को अब तक मिल गई है। और एक वीडियो का मतलब है एक विक्टिम? बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें रिपीटेशन भी नहीं है और पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मजीद 2 से 3 यूएसबी जिसके पास से मजीद मिली है और उसकी डिटेल जो है वो इकट्ठी की जा रही है। काशिफ, हमें नहीं इस बात की समझ आ रही, एक मोहल्ला है, मतलब 150 बच्चा रेप हुआ है वहाँ, एक बच्चे ने भी बोला नहीं, क्या किसी पेरेंट्स को नहीं पता चला? कोई स्कूल होता है, कोई एक कम्युनिटी होती है, किसी को शक नहीं हुआ? कैसे हो सकता है कि वो बच्चे पे बच्चा लेके जा रहे हैं अपने अपार्टमेंट में अब और किसी को नजर नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है? अब्दुल्ला हुमा, ये जो मामला चलता आ रहा है ये 2016 या 2019 से शुरू हुआ और इसको 5 से 7 साल हो गया। ये अब भी ये मामला सामने नहीं आना था। जिस बच्ची की जानिब से कंप्लेन की गई या बताया गया शॉपकीपर को, फिर शॉपकीपर की जानिब से मामला खुला तो ये अब भी ना खुलता और उसके बाद पुलिस की जानिब से तो ये दावा किया जा रहा है कि इसको बाकायदा डराया जाता था। अब जो 5 से 6 मुकदमात हुए हैं उन एक मुकदमे के अंदर तो ये भी दर्ज किया गया कि एक बच्ची के साथ 2022 में जो इस तरह की इसने हरकत की थी तो उसका मुकदमा अब दर्ज किया गया। और जो जब पेरेंट्स से पुलिस ने बात की तो पेरेंट्स की जानिब से ये बताया गया कि चूंकि उन्हें इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं थी, जब ये मामला खुला है तो उनकी बच्ची की भी कुछ मशकूक हरकत 2022 में थी तो वहां से उसने तमाम तर चीजें बताई। और अच्छा, हमें तो मुझे तो ये है कि इस दौरान इस अरसे में क्या कोई बच्चे यहाँ से लापता भी हुए? मतलब सिर्फ ज्यादती करता था या किसी की खुदा न खास्ता मुबैना तौर पर किसी का कत्ल भी तो नहीं हो गया, किसी पे तशद्दुद करता था? क्या मामला और ये अकेला था या कोई इसके साथ था? देखिए, एक तो ये पार्ट है कि इसे गिरफ्तार कर लिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है, इसके पास से मवाद मिला है, लेकिन इसके साथ साथ अब पुलिस इस चीज पे भी इंटरोगेशन कर रही है कि आया जो ये बाकायदा ये देखें सिर्फ ना सिर्फ इस तरह का फेल करता था बल्कि साथ साथ जो है वो उसको डॉक्यूमेंट भी करता था। तो इस हवाले से पुलिस की जानिब से इंटरोगेशन की जा रही है कि आया ये जो वीडियोस बनाता था या डायरी के अंदर डेटा मेंटेन कर रहा था, ये किस लिए कर रहा था, क्या ऐसी वजह थी? इसका बैकग्राउंड जो पुलिस की जानिब से चेक किया गया तो बताया गया कि इसका एक दोस्त कराची के अंदर इनिशियली मौजूद था, वो फिर रोड एक्सीडेंट में मारा गया। ये दोनों मिलके इस तरह के इसने अपने इंटरोगेशन में बताया कि ये काम करते थे एबटाबाद से। ये 2006 के अंदर कराची मुंतकिल हुआ, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रहता था और फिर उसके बाद ये कय्यूमाबाद के इलाके में आया। और तो क्या पुलिस इसको इस एंगल से भी देख रही है कि ये डेटा बेच रहा हो सकता है डार्क वेब पे कहीं? बिल्कुल ऐसा ही है, पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये इस मामले से छानबीन की जा रही है क्योंकि जो इसकी क्वार्टर की जो लोकेशन है, जिस तरह ये वीडियो शूट करता था उससे उसमें इसकी आइडेंटिटी क्लियर होती थी, अपने आप को छुपाता नहीं था। डेफिनेटली फिर ये जो इतनी वीडियो बन रही थी ये किसी काम के लिए बन रही होंगी। और हम तो ये कहेंगे कि एबटाबाद में भी जरा इन्वेस्टिगेशन करें कि वहां क्या करके आया था, बिकॉज इट कैन नॉट हैव जस्ट स्टार्टेड आउट ऑफ नोवेयर। एक ब्रेक लेंगे, दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक। Let's talk about the floods now, क्योंकि जनूबी पंजाब जो है वो अब तक सैलाब की तबाहकारियों का सामना कर रहा है और मुल्तान की तहसील शुजाबाद में धून वाला बंद जो है वो टूटने से पैदा होने वाला शगाफ 400 फुट तक बढ़ गया है। अंदाज़ा करें मज़ीद कई देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। सैलाब मुतासिरीन का कहना है कि हर तरफ पानी ही पानी है। कुछ विजुअल्स भी हम आपको दिखाएंगे, आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा, कहीं जाने का रास्ता नहीं है, इर्द गिर्द पानी है। आप समझे, खाने पीने का सामान जो है वो दस्तयाब नहीं है। हौसला अफजा बात यह है कि पंजाब भर के दरियाओं में पानी की सूरत हाल जो है मामूल पर आने लगी है आहिस्ता आहिस्ता। ताहम कल से मानसून के 11वें स्पेल का अलर्ट भी जारी कर दिया है साइड बाई साइड, जिसका इम्कान नहीं था। पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशों का बताया जा रहा है, नदियानों में तोहयानी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। हम वस्त से भी आगे बढ़ गए हैं सितंबर के और मानसून की अभी तक बात हो रही है विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के अगस्त के बिजली के बिल माफ़ करने का ऐलान किया। ये भी कहा कि ज़रई और कमर्शल सारिफीन के बिजली के बिलों का हतमी तखमीना लगाने के लिए बिजली की तकसीम कार कंपनियों को हिदायत दे दी गई हैं। हतमी फैसला किया है कि सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के 1 माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जा रहे हैं। वो घरेलू सार्फिन जो
अगस्त का बिल अदा कर चुके हैं उनको ये रकम अगले माह के बिजली के बिल में वापस कर दी जाएगी। इस मुश्किल की घड़ी में बिजली के बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। अच्छा जी, ये तो पंजाब के हवाले से बात है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कल सखर और गुड्डू बराज के दौरा किया और दरियाए सिंध में पानी के बहाव का जायज़ा लिया। सैलाबी सूरत हाल, रिलीफ वर्क, मेडिकल और लाइव स्टॉक कैंप्स का मुआयना भी किया। वज़ीर आला सिंध जो हैं वो मुतमईन है कि सिंध में तमाम सूरत हाल कंट्रोल में है। गुड्डू बराज में इस वक्त तकरीबन 6,27,000 क्यूसिक पानी अपस्ट्रीम पे है। अभी जो पानी अगर इंक्रीज होता है, हमारा अंदाज़ा है कि 6.5 से 7 लाख के दरमियान क्यूसिक के दरमियान पानी सक्कर बराज से गुजर सकता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मर्ज़ी से खुश असलूबी से इस बराज से ये पानी गुजार लेंगे। यासिर फारूकी के पास चलेंगे, सखर हमें अपडेट करेंगे। यासिर बताइएगा कितना पानी अभी तक रिकॉर्ड किया जा रहा है जो गुजर रहा है, आने वाले दिनों की क्या फोरकास्ट है? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचाने वाला दूसरा सैलाबी रेला था वो गुड्डू और सखर बैराज से टकरा गया है। सखर बैराज पे पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जहाँ पे गुज़िश्ता 24 घंटों में 50,000 क्यूसिक पानी की सतह बुलंद हुई है। इस वक्त अप स्ट्रीम में सखर बैराज के 5,38,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। 53,000 क्यूसिक सखर बैराज की नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि डाउन स्ट्रीम में 4,85,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है, जो कि कोटरी बैराज की जानिब बढ़ रहा है। बैराज हुक्काम का कहना है कि गुड्डू बैराज पे आज शाम तक पीक होगी। इस वक्त गुड्डू बैराज पे जो पानी की आमद रिकॉर्ड गई है वो 6,35,000 क्यूसिक है और उसके बाद अगले 24 से 36 घंटों में ये पीक सखर बैराज पे मुकाम पे पहुंचेगी और यहाँ पे 6.5 से 7 लाख के दरमियान क्यूसिक का रेला गुजरेगा। इससे ऊपर का ये रेला नहीं होगा। रिलीफ के काम यहाँ पे तेज़ी के साथ जारी हैं। कमिश्नर सखर डिवीज़न के मुताबिक जो सखर के 3 अजला हैं, खैरपुर, सखर और घोटकी, वहाँ से अब तक 78,000 लोगों को महफूज मुकाम पे मुंतकिल किया गया है, जिनमें से ज़्यादा एक बड़ी तादाद जो कि 50,000 से ज़ायद है अफराद की खैरपुर के कच्चे से महफूज मुकामात पे मुंतकिल किए गए हैं। इसी तरह 3 लाख से ज़ायद मवेशियों को महफूज मुकामात पे मुंतकिल किया गया है। इसमें भी एक बड़ी तादाद ज़िला खैरपुर की है, जहाँ से 2,90,000 मवेशियों को निकाला गया है। इसी तरह रिलीफ के काम जारी हैं। पाकिस्तान नेवी रेस्क्यू 112 तो खैरपुर के जिन कच्चे के इलाके से लोगों को निकाला जा रहा है, इनखला हुआ है और बर वक्त हो गया है, चलिए अच्छी बात है। क्या इस कच्चे में पानी आ गया है या ये हिफाजती इकदाम जो चल रहे थे सैलाब आने से पहले प्रीएम्प्टिवली चल रहा है, ये उसी के तहत हुआ है या फिर यहाँ तक पानी पहुँच गया है अब? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, कच्चे में जो गुड्डू से सखर बैराज और उसके डाउन स्ट्रीम में कच्चे का इलाका है वो 80% से ज़ायद इलाका ज़ेरे आब आ चुका है, लेकिन तकरीबन गांव देहातों में सूरत हाल यही है कि उनके गांव में या घरों में पानी दाखिल नहीं हुआ है, गांव के अतराफ में पानी खड़ा हुआ है और ये पेशगी इक़दामात लेते हुए उन अफराद को जो है रेस्क्यू किया गया है, महफूज मुकामात पे मुंतकिल किया गया है। और यही कहा जा रहा है कि जो हाई लेवल का ये सखर बैराज पे फ्लड होगा आइंदा 24 से 36 घंटों में। इस वक्त भी अप स्ट्रीम पे 5,38,000 क्यूसिक है, लेकिन सखर बैराज पे अभी हाई फ्लड जारी नहीं किया गया है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में अब तक सखर बैराज पे 4,85,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है और जब डाउन स्ट्रीम में 5 लाख पानी क्यूसिक पहुंचेगा उसके बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब डिक्लेयर किया जाएगा। नशेबी इलाके बेशतर जो कच्चे के इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, लेकिन गांव देहात और उनके घर कच्चे में अब तक महफूज हैं और यही वजह है कि एक बड़ी तादाद लोगों की अब तक कच्चे में ही रिहाइश पजीर है, जो इस वक्त भी पक्के में आने को तैयार नहीं है। यासिर, कोई ऐसी आपकी सेंस है कि जो पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था ऊंचे दर्जे का सैलाब, सुपर फ्लड की तैयारी बिल्कुल सुपर फ्लड की तैयारी थी, आपको लग रहा है कि जैसे ये थोड़ा सा उससे कम ही हुआ है?
जी बिल्कुल, हमने पहले ही आपको बताया था, बैराज हुक्काम इस बात से मुसलसल आगाही फराम कर रहे थे कि जो पंजाब में तबाही मचाने वाले रेले हैं, या ये बताया जा रहा था कि ये सुपर फ्लड होगा जो कि 8 या 9 लाख क्यूसिक से ज़्यादा होगा। गुड्डू और सक्खर बैराज के मुकाम पे पहुंच के ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होगी, क्योंकि मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों में कट भी लगाए जा रहे थे। यासर हमें अपडेट कर रहे हैं, हम और बड़े दिन से कर रहे हैं, सो थैंक्स तहसीन आबदी ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान फ्लड फोरकास्टिंग सेल है सिंध की। बहुत शुक्रिया तहसीन साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। ये सबसे पहले तो हम यही क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं और क्लियर करना चाह रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन थी एक सुपर फ्लड की, ऐसा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि उस तरफ बात नहीं गई और पानी का जो फ्लो है थोड़ा सा कम ही हुआ है व्हेन एंटरिंग सिंध। गुड मॉर्निंग। आपको याद होगा हुमा, मैंने लास्ट शो में भी आपको बताया था कि हमारी 2 असेसमेंट थी। एक हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट की थी कि जी 7 लाख क्यूसिक जो है वो गुड्डू को हिट करेगा, क्योंकि गुड्डू ही हमारा मेन कंसर्न है सिंध का। और पीडीएमए की थी जी 1.1 मिलियन क्यूसिक। तो हमने अपनी तैयारी सुपर फ्लड की थी, लेकिन हम बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जी अगर सुपर फ्लड भी आता है, हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है, हमने जो मेन टारगेट्स थे हमारे कि जी हमें हमारी इवैक्यूएशन जो है 100% होनी है, ह्यूमन लाइफ्स की भी, लाइफ स्टॉक की भी, फिर हमारे जो एम्बैंकमेंट्स थे उनको जो स्ट्रेंथन करना था, क्योंकि 2010 में बहुत बड़ा एक 1.1 मिलियन से ज़्यादा क्यूसिक का जो है जब फ्लड आया था, तो उस वक्त जो हमारे एम्बैंकमेंट के लेवल्स थे वो हमने 6 to 8 फीट रेस कर दिए थे। तो वी वर वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड अभी भी माशाल्लाह से वी आर इन कंफर्ट जोन कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो अब हम सुपर फ्लड की तरफ भी जाते नजर नहीं आ रहे, जबकि हमारी प्रिपरेशन सुपर फ्लड की थी। और जो इवैक्यूएशन थी, जो लोग लाइफ स्टॉक की ट्रीटमेंट्स थी या ह्यूमन ट्रीटमेंट्स थी, वो तमाम चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरह मैनेज की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस तरह क्यूसिक कम हुए हैं तो उससे और ज्यादा इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, क्योंकि हमारी अच्छा अब ये बता दीजिएगा जी, बहुत बेहतर है सूरत हाल। जो कच्चे के लोगों से इलाके से लोग निकले हैं और जाहिर उन्हें पता होता है, उन्हें जब पानी आना है तो उन्होंने वहां से मूव आउट होना है, और बहुत से तो नहीं निकलते, बहुत से नहीं भी निकलते। पता चल जाता क्या वो जो फ्लड रिलीफ कैंप वगैरह बनाए गए थे वहां पे भी किसी ने रुख किया है, या अपने जानवर रखे हैं, या फिर ये सब लोग अपने तय ही कहीं सेटल हुए में हैं? नहीं अब्दुल्ला, हमारे तो जो है वो 528 तो हमारे रिलीफ कैंप्स थे, और हमने जो आइडेंटिफाई किए थे कि अल्लाह न करे अगर सुपर फ्लड आता है तो वो 938 समथिंग हमारे कैंप से जो आइडेंटिफाइड थे। लेकिन इन कैंप्स में लोग बहुत ही कम आए हैं, सिर्फ 2 कैंप्स में रिपोर्ट हुआ है कि थोड़े बहुत लोग आए। दे प्रेफर्ड कि वो अपने ही पक्के के घरों में जाएं या अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाएं। इसी तरह लाइफ स्टॉक का भी है कि वो अपने मवेशी जो है वो अपने साथ लेके गए। हाँ, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल कैंप्स में लोग आए हैं। हमने तकरीबन 10 लाख से ऊपर जो है वो लाइफ स्टॉक जो मवेशी हैं उनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट की है। इसी तरह लोग अपने आप को ट्रीट करवाने आ रहे हैं। जैसे आपको पता है इस तरह की सिचुएशन अगस्त में भी जो है 5,50,000 क्यूसेक कच्चे से गुजर गया था। तो जब इस तरह के फ्लड्स आते हैं तो लोगों को इन्फेक्शन, स्पेशली आई इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। तो वो उस केसेस के जो है वो पेशेंट्स आए हैं, वो ट्रीट भी हुए हैं। लेकिन हमारे जो रिलीफ कैंप्स हैं जहाँ ठहराने का उनको इंतजाम था, उनके खाने पीने का, उनकी अद्वियात, हर चीज़ का, तो वहाँ अगर लोगों ने रुख नहीं किया है ज़्यादा, वो अपने अजीज़ों के यहाँ या अपने ही पक्के घरों में गए। अच्छा, ये भी बताइएगा तहसीन, क्योंकि कल से मॉनसून के 11वें स्पेल का जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है और पंजाब के बलाई इलाकों में बारिशों का इम्कान है। उससे सिंध में ऑब्वियसली पानी तो वही है जो आगे आना है, तो उसके लिए भी तैयारी है कि कुछ हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए हुमा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया। ये जो मानसून स्पेल आ रहे हैं ना, ये साउथ साइड पे ज्यादा आ रहे हैं। ये गुड्डू हमारा सिंध का नॉर्थ है, गुड्डू है, सक्खर है, कोटरी, ये नॉर्थ साइड है। हमारे साउथ साइड पे आ रहे हैं, अर्बन, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, वहां पे भी होंगी बारिशें। जो हैवी स्पेल्स है वो अभी लास्ट भी जो स्पेल आया वो साउथ साइड पे था, वो आपने देखा कि कराची में बारिशें हुई, हैदराबाद में हुई। उससे हमारे फ्लड पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अभी तक भी कोई ऐसी हमें प्रेडिक्शन नहीं है, हमारी असेसमेंट नहीं है कि वो बारिशें, क्योंकि उसमें वो फ्लड का ही जो प्रेशर है जो ट्रेमो से होता हुआ पंचनद में आके एकदम से हाई पीक आई, फिर हाई पीक से गुड्डू पे आते आते कम हुई, फिर एकदम से कल हाई पीक आई कि 6 लाख प्लस क्यूसेक गया था। तो आज हम एक्सपेक्टेड है कि आज कंप्लीटली हमारी हाई पीक 7 लाख क्यूसेक की आ जाएगी। तो बारिशों से एज सच जो है फ्लड पे इफेक्ट नहीं होना है। हाँ, जो शहरी इलाके हैं
उनकी प्रिपरेशन तो आपको पता है कि हमने अभी भी पहले भी की थी, अब भी कर रहे हैं। कैपेसिटी जो हमारी कराची की स्पेशली 40 mm की है, हम उस कैपेसिटी को भी एक्सपेंड कर रहे हैं कि जी ज़्यादा बारिश अगर होती है, क्योंकि अब ये क्लाइमेट चेंज है तो ये मौसम इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी, ये कम नहीं होंगी, ये बढ़ेंगी। नहीं तो तहसीन साहिबा आप ये कह रही हैं कि कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, ये आप किस बुनियाद पर दावा कर रही हैं कि कराची में ड्रेनेज की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है? क्योंकि इससे पहले हम ये बयानात भी सुन चुके हैं कि ये नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए पूरा शहर उखाड़ना पड़ेगा एंड दैट इज नॉट डूएबल। अब्दुल्ला, बहुत ज्यादा तो हम नहीं बढ़ा पाएंगे, उसके लिए तो पूरा मास्टर प्लान चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगेन जो जैसे इंक्रोचमेंट है, अभी आपने देखा होगा कि स्कीम 33 या जो मलीर रिवर है, लियारी रिवर है, उसमें जितनी तबाही हुई है उसकी मेन वजह यही थी कि उन नालों पे, उन नदियों पे जो है पूरी सोसाइटीज खड़ी कर दी गई है। तो उसकी वजह से जब पानी को जगह ही नहीं मिलेगी तो पानी ऑब्वियसली शहरों में ही आएगा। वो तो अपनी गुजरगांव से गुजर रहा है, पानी हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो तो अपने वेस्ट पे आ रहा है जिसपे वो था। हमने लोगों ने जो उस पे अपने घर बना लिए, तामीर कर लिए, वो भी एक अलग टॉपिक है कि किस तरह NOCs मिले, किस दौर में क्या चीजें हुई, उस पे हम काम कर रहे हैं। हम अदालतों में जाने पे भी हमारा प्लान है कि जी हम, क्योंकि अगर हम हटाने की कोशिश करते हैं तो कुछ हमारी पोजीशन भाई हैं कि जो स्टे ऑर्डर लेने अदालतों में पहुंच जाते हैं, तो वो चीजें नहीं हो पाती उस तरह। लेकिन अगेन जिस तरह हम नालों की सफाई कर रहे हैं, छोटे बड़े नाले हैं, मेन 3 जो बड़े नाले हैं, बेसिकली वो 40 mm की कैपेसिटी को एटलीस्ट 40 mm तो कर रहे हैं, वरना वो भी सुकड़ के कुछ और ही हो चुकी है। तो दैट इज व्हाट यू आर सेइंग कि एटलीस्ट वो तो अपनी ऑप्टिमम लेवल पे काम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी कैपेसिटी बढ़े, क्योंकि वैसे तो पूरा मास्टर प्लान चेंज करना पड़ेगा। आपको खुद पता है कि जिस तरह यहाँ पे स्पेशली जो सबसे ज्यादा यही है कि जो सोसाइटीज बन गई हैं नालों पे, कि उन सोसाइटीज को बंदा किस तरह हटा सकते हैं। लेकिन हम अपने उसमें कि जी नालों की बेहतर सफाई टाइमली हो, कचरा ज्यादा ना हो, इस तरह की चीजें, जो चौक है जो ड्रेनेज चौक सिस्टम, उसको सही कर दिया जाए। तो उससे भी है कि फ्लो में पानी, अगर आप पहले का देखें हुमा, पहले जिस तरह पानी डिग रोड पे या शारे फैसल पे 4-4, 5-5 दिन खड़ा रहता था, अब विद इन आवर्स जो है वो हमने इसको बिल्कुल जो है वो डी वाटरिंग हो गई थी, मशीन हमने बढ़ा दी है। तो तमाम मामला हमारा जो है वो ऑन ग्राउंड था। अच्छा, तमाम चीजें टाइमली हो जाए। KMC की जो सड़कें थी, उन्होंने कहा जी हम अपनी सड़कें ठीक करेंगे, उन सड़कों पे इतवार से गालिबन काम भी शुरू होना था, तो वो क्या काम शुरू हो गया? एंड जब KMC की सड़कों की या कराची की ओवरऑल सड़कों की बात आती है तो मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। मुरद इल्ज़ाम क्या, जिम्मेदारी बनती है सिंध हुकूमत की। अब बीच में जितने भी आप डिविजन्स डाल दें कि ये टाउन जमात इस्लामी का है, ये फलां का है, ये ढमकां का है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सिंध गवर्नमेंट ही जिम्मेदार समझी जाती है और लोग उन्हीं को जिम्मेदार मानते हैं, समझते हैं। हाउ वुड यू मेक श्योर कि इस मरतबा जो सड़कें रिपेयर हो रही हैं, उन पे जो पहले काम होने वाले हैं, किसी ने गैस की पाइपलाइन डालनी है, किसी ने ड्रेन का सिस्टम डालना है, वो सब डल जाए और उसके बाद कार्पेटिंग हो, और कार्पेटिंग भी ऐसे मटेरियल से हो जो एक बारिश के बाद बह ना जाए। मुस्तफा, हम लोगों पे ब्लेम नहीं डालते, हम सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं कि जी कितने टाउन, क्योंकि नंबर्स तो आपको भी पता है, डिविजन्स तो हैं कि किसका क्या रोल्स हैं, वो तो डिविजन्स तो हैं। लेकिन मैं एक चीज और इम्पोर्टेंट बता दूं कि KMC जो है पूरे कराची को सिर्फ 33% होल्ड करता है। इसके अलावा डिफरेंट एजेंसीज हैं, आपको भी पता है, उसमें कैंटोनमेंट है, उसमें DHA है, उसमें स्टील मिल है, डिफरेंट है जो कराची को KPT है जो होल्ड करती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारी जिम्मेदारी है, हम गवर्नमेंट है, हमारे अंडर में अगर आप बिल्कुल फैक्ट्स मुझसे पूछें तो सिर्फ 106 सड़कें हैं जो KMC के अंडर में आती हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। अभी भी हम, अगर आप बारिश से पहले भी देखें कि सड़कों पे काम चल रहा था, लेकिन फिर बारिश हुई तो बीच में काम रुक गया, वो चीजें और थोड़ी सी वर्स हुई हैं। वैसे हमारा ये ओपिनियन था कि बहुत सी सड़कें ऐसी थी जिन पे काम ही स्टार्टेड टू क्लोज टू द मॉनसून सीजन, जिसको बहुत पहले से शुरू होकर ख़त्म भी हो जाना चाहिए था। बट एनीवे, दैट्स आवर ऑब्जर्वेशन। ये बताइएगा, ये हम समझना भी चाहते हैं कि जब सड़कों पे काम होता है, कोई मुरम्मत वगैरह हो रही होती है, तो वो पैचेस सिर्फ लगा जाते हैं या पूरी सड़क का ठेका दिया जाता है? क्योंकि फिर उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही डिटीरियोरेट होती है। हमने खुद ये देखा है, क्योंकि वो जो पैचेस लगे होते हैं वो ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहते। पैच होते भी ऐसे हैं कि वो सूंड की तरह ना बाहर उभरे हुए होते हैं। हाँ, मतलब वो या वो बैठे हुए होते हैं या वो उभरे हुए होते हैं। बहुत ही बैड क्वालिटी का काम हुआ होता है।
देखिए डिपेंड करता है हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है पूरी की, अगर पूरी सड़क आपको रिपेयर करनी है उससे भी हमें देखना पड़ता है कि जी वो कितना जो है वो लोगों को प्रॉब्लम ना हो उससे, कि कितना अगर पैचिंग होनी है तो पैचिंग में ये है कि जल्दी काम हो जाता है और लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि ऑल्टरनेट वेज लेने पड़े। लेकिन अगर पूरी सड़क बननी पड़ती है तो उसका पूरा एक टेंडर होता है, इसमें कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं यकीनन, और जहाँ चीज़ें रिपोर्ट होती है हुमा हम उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करते हैं जिनको भी टेंडर दिए जाते हैं। लेकिन अभी कोशिश यही है कि अब जिस तरह मुर्तज़ा वहाब साहब काम कर रहे हैं, अगर अब इट्स बीन 3 years कि वो जिस तरह काम कर रहे हैं, उन्हीं ने जो सड़कें बनाई है वो बड़ी कम रिपोर्ट हुई है कि जी वो सड़कें दोबारा से जी तहसीन साहब। और इस दफा ये भी हमने तजवीज़ सुनी थी कि जो ठेकेदार होगा जिसको मिलेगा उसका नाम वगैरह भी शायद दर्ज किया जाएगा, सड़क के ऊपर चस्पा किया जाएगा, नस्ब होगा, कहीं लिखा होगा ताकि वो आंसरेबल हो, पूरा फुल डिस्क्लोजर होना कि लेकिन इससे पहले कोई भी हमारे प्रोग्राम में आए, चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं या फिर मेयर साहब होते हैं, कोई भी होता है, तो हम डिविजन्स जिनका आपने जिक्र किया वो भी बताते हैं और हम भी ज़ाहिर है जानते हैं डिविजन्स हैं, टाउन्स हैं, फिर कैंट्स हैं, फिर केपीटी है, फिर दीगर इदारे हैं और फिर केएमसी है। लेकिन उनसे भी यही सवाल होता था और वो भी यही कहते थे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सब इदारों में, इन सब बॉडीज़ में एक कोऑर्डिनेशन हो जाए। अब बारिशें आर ऑलमोस्ट ओवर, तो हम किसी कोऑर्डिनेशन की तरफ, किसी कोऑर्डिनेटेड मीटिंग, किसी कोऑर्डिनेटेड प्लेटफॉर्म की तरफ हमने पेशरफ्त की है? देखिए हम डिस्कशंस में ये बात है कि जी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो DHA के जो हुकाम हैं वो हों या डिफरेंट 7 से 8 एजेंसीज हैं जो कराची को होल्ड करती हैं, उन तमाम लोगों को, फिर अगेन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें जमात इस्लामी है, उसमें MQM है, उसमें PTI है, तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके बैठे और एक कंसेंसस के साथ एक पूरी प्रॉपर एक पॉलिसी बने, एक प्लान बने कि जिस शहर को किस तरह बेहतरी की तरफ लेके जाना है। एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। हम पहले भी इस पे काम कर रहे थे, लेकिन अगेन वही कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो तनकीद ज़्यादा शुरू हो जाती है, हालांकि वो भूल जाते हैं कि जी वो भी जो है वो इस शहर का पार्ट है, वो स्टेक होल्डर हैं, जो दूसरे लोग हैं उनके पास भी ये शहर 30-35 साल तक रहा है। हमें तो अगर आप देखें अब्दुल्ला कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है, जो डेवलपमेंट का काम है, ये प्योरली जो है वो लोकल गवर्नमेंट से रिलेट करता है। लोकल गवर्नमेंट, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जी लोकल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास आई है। तो हम अब अपनी इतना 30-35 साल की चीजें जो खराब हुई हुई है, इट विल टेक टाइम, चीजें होंगी बेहतर। लेकिन अगर आप देखें कि बहुत सारी चीजें, पूरे सिस्टम खत्म हुए हैं, पूरे डिपार्टमेंट्स बहुत तबाही कर चुके हैं। हम कोई चीज करने जाते हैं जी। Thank you so much for all the details. That's all that I have. Sayyeda Tehseen Abidi, तर्जुमान फ्लड फोरकास्टिंग सेल हुकूमत से। ये लें जी, सारी हमने पॉइंट आउट की हैं, एवरीथिंग दैट इज़ नॉट वर्किंग आउट, एंड बाकी आपने सुन लिया। इस वक्त हम ब्रेक ले रहे हैं या फिर ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। Welcome back. So we are going to tell you about a new TV drama. आपको पता है कि पाकिस्तान जिसके टीजर्स, जिसकी झलकियां आपने देखना शुरू कर दी होंगी ऑन जियो एंटरटेनमेंट एंड जियो न्यूज़। सो आपको पता है ज़्यादातर हमारी, बहुत सारी अच्छी कहानियां भी हैं जो बना रहे हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर कहानियां वही रिवायती होती हैं, कुछ कैच नहीं कर पाती, कोई दिल के तार नहीं छेड़ पाती। लेकिन दिस इज गोइंग टू चेंज, दिस इज गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द इंडस्ट्री। नया दौर में हम कदम रख रहे हैं और ये होगा जो जियो टीवी के नए ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के जरिए। और इस ड्रामे में टॉप अदाकार सबा कमर और फैसल कुरैशी तो हैं, स्टारिंग सबा कमर एंड फैसल कुरैशी, एंड रिटन बाय अनदर स्टार आवर वेरी ओन शाहजेब खानज़ादा। तो ये बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा, उनको तो आप बिल्कुल एक डिफरेंट रोल एग्जैक्टली डिफरेंट रोल में आप देखते हैं, बट ही हैज रिटन दिस ड्रामा और जो आप जल्द अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देख सकेंगे। टेल अस अबाउट इट। कहानी बहुत मुतासिर कुन है, डिफरेंट है, एक केस है जैसे कि नाम से ही वाज़ेह ज़ाहिर है, एक खातून है जिसका रेप होता है, जिसको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, एंड उसकी स्ट्रगल्स हैं, उसकी कहानी है, उसका केस है, उसकी ज़िंदगी है जो
करने वाला है, जो बेसिकली कल्प्रिट है, उसकी ज़िंदगी है, उससे जुड़े पहलू हैं, उसकी ज़िंदगी से जुड़े लोग हैं, बहुत कुछ है, बहुत मल्टीफोल्ड्स हैं इस ड्रामे। बता देती हूँ ना थोड़ा सा बैकग्राउंड। लड़की जो इसमें लीड कैरेक्टर, उनका नाम है सहर, उनका किरदार को बहुत ही मुनफरिद अंदाज में दिखाया गया है। ये किरदार माशरती बंदिशों को चैलेंज करते हुए दूसरों के लिए हिम्मत और मुजाहिमत की अलामत बन जाता है। और जो हम हिम्मत और मुजाहिमत की बात कर रहे हैं ना, ऐसे किरदारों को दिखाने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अभी जब हम कयूमाबाद के एक केस की बात कर रहे थे जिसमें 150 से ज़ायद बच्चे बच्चियां ज़्यादती का शिकार हुए, और हमें ये ताज्जुब हो रहा था कि एक गुंजान आबाद महल्ला है ये, जिसमें सालों से बच्चे बच्चियां ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं, लेकिन कोई इतना निडर नहीं था जिसने अपने वालिदैन को जाके बताया हो, या अपने उस्ताद को जाके बताया हो, या अपने बड़े बहन भाइयों को जाके बताया हो। भी उस सिलसिले में हमें लग रहा है इतने सेंसिटाइज नहीं थे कि वो स्पॉट कर सकें चेंजेस इन चिल्ड्रंस पर्सनालिटी जब जिनके साथ ये होता है। इन एनी केस बात कहीं और चली गई। बात कहने का मतलब था कुछ चीज़ें हमें टीवी पे दिखानी पड़ेंगी कि उनको डील किस तरह करना है। तो इस ड्रामे में एक विक्टिम हाउ शी फाइट्स हर केस। शाहजेब खानज़ादा एक हमारे अपने सुपरस्टार हैं, हमारे जाने माने पाकिस्तान की टेलीविज़न न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री में बहुत सबसे बड़ा नाम है। उनके लिए एक नया काम करना, बहुत से लोगों के जहन में सवालात होते हैं, और ये सबा कमर, फैसल कुरैशी, ये ऑलरेडी अपनी इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स हैं। इन्होंने ये ड्रामा क्यों चूज़ किया, ये जब हमें पर्सनली मिलते हैं तो हम भी इनसे पूछते हैं। सो सबा कमर से मेरी भी बड़ी तफसीलन इस ड्रामे को लेकर बात हुई ऑन अ फ्लाइट, और उन्होंने कहा कि आई वॉज सोल्ड व्हेन आई रेड दिस। सो मैं कन्विंस्ड थी कि मुझे ये किरदार करना है। सबा कमर मना भी कर देती तो क्या फ़र्क पड़ता, ज़ाहिर है ये फैसल कुरैशी नहीं भी करते, लेकिन चूंकि कहानी इतनी सॉलिड थी इसलिए इन लोगों ने ना सिर्फ किया बल्कि क्या खूब निभाया भी। और जो ट्रीटमेंट है ड्रामे का इटसेल्फ, इट लुक्स लाइक फ्रॉम अनदर एरा। OTT प्लेटफॉर्म का लगता है। I'm sure आप हो गए होंगे हुक्ड ऑलरेडी कि ये स्टार्ट होगा। अच्छा जी, तो अब हम आपको जल्दी से बता दें कि जियो एंटरटेनमेंट पे ये आप जल्द देख सकेंगे, केस नंबर 9। और सबा कमर ने कहा है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़े बगैर ही मैंने आई वाज जस्ट सोल्ड ऑन इट। स्क्रिप्ट पढ़े बगैर हाँ नहीं करती। और ये उन्होंने बात की थी जो हमारा नए साल का प्रोग्राम हुआ था ना, जिसमें शाहजेब भी थे, वो भी थी, फैसल कुरैशी भी थे। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। लेट्स सी। मैंने जब ड्रामा लिखा तो मुझे लग रहा था कि बड़ी मुश्किल इस ड्रामे का कि इशू बेस्ड ड्रामा होगा। ज़ाहिर वो एक ड्रामा है मगर इशू बेस्ड होगा। मुझे तो सेवंथ स्काई की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। वजाहत हुसैन जिन्होंने खाई बनाया है, अमेजिंग डायरेक्टर, वो बहुत एक्साइटेड थे मैंने करना है। मुझे लगा सबा हाँ नहीं करेंगे, फैसल हाँ नहीं करेंगे, इन्होंने फौरन हाँ की। तो लोग काम करना चाहते हैं अगर उन्हें करना। मैं तो लड़ा हूँ, मैंने कहा डेटे आगे करो, मुझे नहीं पता। मैं स्क्रिप्ट पढ़े बिना हाँ नहीं करती। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा मुझे लगा कि किसी बहुत सीनियर राइटर ने लिखा है। आई कॉल्ड माय डायरेक्टर, मैंने कहा ये, कहते हैं शाहजेब, मैंने कहा पहला ड्रामा है, कहते हैं यस यू आर गोना लव इट। अच्छा, ये तो आपने सबा कमर को सुना। फैसल कुरैशी भी गवाही दे रहे हैं कि कई दहाइयों के करियर में ऐसी स्टोरी उन्होंने कभी नहीं देखी। सुने जरा। केस नंबर 9 की सबसे खास बात तो ऑब्वियसली फैसल कुरैशी है उसमें, सबा कमर है उसमें, आमना शेख है उसमें, गौर रशीद है उसमें, नाम शुरू करते हैं, अली रहमान है उसमें, जुनैद खान है उसमें, नवीन वकार है उसमें, हिना बयात है उसमें, बहुत सारे नाम हैं। सबकी खास बात ये है कि उसका जो स्क्रिप्ट लिखा है वो राइटर हैं द लेजेंड शाहजेब खानज़ादा। तो शाहजेब भाई का स्क्रिप्ट कितना डिफरेंट लगा है, और आपको केस नंबर 9 क्या इम्पैक्ट डालेगा? मैंने पढ़ा शाहजेब खानज़ादा ऊपर और नीचे वजाहत हुसैन। वजाहत के साथ मैं अभी खई किया था। मैंने कहा यार ये तो कुछ बाबा, ये तो फिर लोगों को यकीन नहीं आएगा कि ये स्क्रिप्ट शाहजेब ने लिखा। और शाहजेब भाई से और इतना बामकसद ड्रामा आज के दौर में नीड थी, मैं ये कहता हूँ बहुत ज़रूरत थी। कुछ सीन पढ़ के आई मीन सीरियसली, लोग तो मुझे गालियाँ देंगे ड्रामे में, लेकिन आपका ज़रा नेगेटिव ज़रा नहीं, बाकायदा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बने जो अल्लाह करे एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा, यादगार होगा। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं उस पर यार। एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है।
अच्छा देखिए, जितना हम इन लोगों को सुन रहे हैं मैं तो बड़ी इंट्रीग हो रही हूँ। हाउएवर कुछ ही दिन रह गए हैं, ये ड्रामा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकेंगे। और अब्दुल्ला क्या ख्याल है, थोड़ा सा ट्रेलर ना हो जाए? दिखाए ना यार, मतलब आप इतनी बात कर ली है तो बनता तो है, तो ट्रेलर देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा टीजर्स जो हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं और वो आपको मजबूर करते हैं कि जब ये ऑन एयर आए तो आप सारे काम छोड़कर ये देखें। 6 दिन पहले। अब तफसील से बताएं कि क्या क्या हुआ। मेरा नाम सहर मौसम है। 4 जनवरी 2025 को ये वाक़या मेरे साथ पेश आया। मुझे धोखा देकर मेरे साथ ये जुर्म किया गया है। ऐसे केसेस में ख़वातीन को सबूत ना होने पे नहीं, हिम्मत ना होने पे शिकस्त मिलती है। लोग क्या कहेंगे, इस एक जुमले ने हजारों रेप विक्टिम्स को इंसाफ से महरूम कर दिया है। इट्स अ शॉर्टकट। अमीर आदमी पे इल्जाम लगाओ, अमीर हो जाओ। रोंगटे से खड़े हो गए थोड़े से। एक्चुअली ये जो जुमला है ना, ये बड़ा पावरफुल है। ये बहुत सारे हमारे माशरे में आज भी मर्दों की यही सोच है कि अमीर आदमी पे इल्ज़ाम लगाओ और अमीर हो जाओ, कोई कॉम्पनसेशन और जो रेप कुछ हो विक्टिम्स जाए। होती हैं उनकी ये सोच है कि लोग क्या कहेंगे और हम कैसे इस पे बात करें, और इसको तो बेहतर है कि छुपा के बस, मतलब जो खुद का ट्रॉमा हुआ होता है उसको इतना इंटरनलाइज कर लो कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाए, लेकिन किसी को बताओ नहीं। All of these things need to change। तो जी ये ड्रामा आएगा कुछ दिनों में, इसकी हम और भी बात करते रहेंगे आने वाले दिनों में। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। See you now। Good morning। वेलकम। अच्छा पहले तो हम आपको बता दें, इफ़ यू आर नॉट इन कराची एंड इवन इफ़ यू आर, तो कराची में कहीं कहीं छोटी छोटी बारिश पड़ रही है। मतलब मौसम कुछ इस किस्म का बना हुआ है as we speak। जबकि अभी आपको पता है शहर में गलियों सड़कों पर कहा जा रहा है कि रिपेयरिंग का काम जो है वो दोबारा शुरू हो गया है। अदरवाइज़ शहर की गलियों सड़कों की जो हालत है, ये तो वज़ीर आला सिंध भी इसके मोतरफ़ हैं, दीगर लोग भी जानते हैं। बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है ये शहर और ऐसा लगता है कि सब लोग ज़्यादातर यही बात करते हैं कि ये मेरा नहीं और ये आपका है और आप जिम्मेदारी पूरी करें। रिसेंटली मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब ने चंद दिन पहले ही यकीन दिलाया था कि मानसून के बाद शहर की सड़कों की मुरम्मत का काम जो है वो शुरू होगा। वी स्पोक टू हिम एज़ वेल। और कल उन्होंने बताया कि नई जो हब कैनाल को जो हालिया बारिशों से नुकसान पहुंचा था उसे मुरम्मत कर दिया गया है। सो दैट इज़ ऑलरेडी डन। सुने। हब डैम माशाल्लाह फुल है। हब कनाल हमने नई वाली बना दी है, पुरानी वाली की रिहैबिलिटेशन का काम चल रहा है। 31 दिसंबर तक वो काम मुकम्मल हो जाएगा। हमारी 100 MJD की एलोकेशन है, उसको हम बाबदा से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस 100 MJD की एलोकेशन को बढ़ा दें ताकि मज़ीद पानी हम वेस्ट कीमाड़ी और सेंट्रल की आवाम को दे सकें। ये हालिया बारिशों में हिल टॉरेंट्स की वजह से एक 20 मीटर के हिस्से को नुकसान हुआ हब कनाल के, उसको रेक्टिफाई कर दिया गया है। कल रात को काम मुकम्मल हो गया था और गालिबन इंशाअल्लाह आज रात 12 बजे तक पानी खोल दिया जाएगा। अच्छा जी, चलें, अच्छी बात है कि जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको दुरुस्त करना शुरू कर दिया गया है, मगर अभी भी बहुत सारी गलियां सड़कें ऐसी हैं जिनकी हालत बेहतर होने की ज़रूरत है। और जिनकी हालत बेहतर हो भी गई है ना, जैसे कि अगर सड़कों पे पैचेस वगैरह लगा दो तो वो बेहतर नहीं है, वो ज़्यादा देर के लिए रहती भी नहीं है। वर्क भी जिसकी जिम्मेदारी है ना, जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है ना पैच वर्क की, वो अच्छे से पैच वर्क करते ही नहीं है। मतलब या तो पैच अंदर बैठ जाता है या वो पैच सारी उम्र सड़क से बाहर रहता है। देयर आर प्लेसेस इन द सिटी एंड इन द वर्ल्ड जिनको पैच वर्क ऐसा करते हैं कि कभी आप नहीं चलता, कभी आप महसूस ना कर सकें कि वो पैच है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, उनसे भी यही बातें करते हैं। सुलेमान, ये बताइएगा कि मुरम्मत का काम कहीं शुरू हुआ है, क्योंकि ये जो पैचेस वगैरह जिनकी हम बात कर रहे हैं, और आप तो हैं ही कराची में, आपको समझ आ ही जाएगी कि सड़क एक जैसी होती है, पैच पूरा उखड़ के ऊपर आया होता है जो कि अंदर बैठा होता है, ऊपर आया होता है, और भी इनकन्वीनियंस कर देता है ड्राइवर्स के लिए। जी बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है कि जब पैच वर्क होता है तो एक बम सा फील होता है कि जब आप जाते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर पैच वर्क हुआ है, और यकीनी तौर पर इस तरह का जो है वो काम नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से आपने कहा कि क्या पैच वर्क का काम शुरू हो गया है, तो इतवार के रोज से बताया जाता है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से कि पैच वर्क का काम जो है वो शहर के तमाम अजला में शुरू हो गया है।
बिलखुसूस कुरंगी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट में इब्तदाई तौर पर जो है वो काम किया जा रहा है। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो ये बारिशें हुई इसमें 40 सड़कें जो है वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। शहर में 106 सड़कें जो है वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, जिसमें जो 40 बहुत ज्यादा मुतासिर हुई थी। तो इन 40 सड़कों की जो है मुरम्मत का काम जो है वो शुरू हो गया और सारी 106 सड़कें जो है जहाँ जहाँ पैचवर्क की जरूरत है वो की जाएंगी। और तारीख में पहली बार ये हो रहा है कि जहाँ जहाँ पैचवर्क किया जा रहा है या रिपेयर का काम किया जा रहा है वहाँ उस इलाके के मुतालिका एक्सीएल का और ठेकेदार का नंबर भी जो है वो अवेजा किया जा रहा है, ताकि अगर कोई शिकायत है या कोई काम जो है वो गैर तसल्ली बख्श हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि अब लोगों को अनस्टेबल भी ठहराया जाएगा। अच्छा, अब सुलेमान, जाहिर है कि ज़्यादातर जो अंदर की गलियां हैं, सड़कें हैं, जो अंदरूनी इलाकों की हैं, ये केएमसी के अंडर नहीं आती हैं। अब ये टाउन्स हैं, डिफरेंट और इदारे हैं, एजेंसियां हैं, कंटोनमेंट एरियाज़ हैं, क्या वहाँ पे भी काम शुरू हो गया है या वहाँ पे अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ? और दूसरा, इतने अरसे से ये बात की जा रही है कि जनाब हुकूमत सिंध जो है वो कोऑर्डिनेशन बेहतर करने की कोशिश करेगी, चाहे वो केएमसी हो, चाहे वो टाउन वाले हों, चाहे वो केपीटी वाले हों, चाहे वो फैसल वाले हों, चाहे वो डीएचए वाले हों। सो वो कोई कोऑर्डिनेशन के लिए भी काम हो रहा है? नहीं अब्दुल्ला, बिल्कुल जिस तरह से आपने पूछा कि कहीं और काम हो रहा है, तो लगता है ऐसा है कि जमानी जमा खर्च से जरूर किया जा रहा है कि टाउन्स में भी जो है वो काम जारी है, कैंटोनमेंट्स में भी जारी है और दीगर इलाकों में भी जारी है। कहीं कहीं जरूर काम हो रहा है, लेकिन टाउन्स में जिस तरह सबसे ज्यादा मुतासिर नॉर्थ कराची टाउन है या नॉर्थ इस्लामाबाद टाउन है, तो वहाँ के जो टाउन चेयरमैन है उनका ये कहना है कि इस वक्त चूंकि वहाँ पर फ्री गैस की लाइन डाली जा रही है और जब तक गैस का काम मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक जो है वो उस सड़क की जो है वो मुरम्मत नहीं की जाती। और 13 अरब रुपए से जायद बताए जाते हैं कि टाउन के पास मुख्तलिफ रोड कटिंग की मद में पैसे हैं और जब बारिशों का सिलसिला खत्म होगा तो काम शुरू हो जाएगा। बारिशों का सिलसिला खत्म हुए भी जो है वो वक्त गुजर चुका है। होना ये चाहिए था कि तमाम तर इलाकों में बैक वक्त काम शुरू होता, लेकिन यकीनी तौर पर उनके पास भी कोई उज़र जरूर होगी कि क्यों काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन सफाई का काम जो है वो हम देख रहे हैं कि वो हो रहा है और गली मोहल्लों में भी हो रहा है और टाउन्स में भी जो है वो सफाई का काम हो रहा है, क्योंकि कीचड़ जो है वो बहुत ज्यादा अब्दुल्ला जो है वो इन गली मोहल्लों में आ गया था। लेकिन जहाँ तक बात है, इस वक्त बड़ी जो शिकायत है लोगों को वो सीवरेज के पानी की है और उसकी बुनियादी वजह है कि जब पानी जो है वो उन सीवरेज की लाइनों से होता हुआ बरसाती नालों का काम करते हुए आगे बढ़ा, तो बहुत ज्यादा जो है वो सीवरेज की लाइनें जो है वो डिस्टर्ब है। बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, सेंट्रल और गरबी के इलाके जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर है, क्योंकि जिस सीवरेज का काम करने वाली लाइन में कैपेसिटी थी उसमें बहुत ज्यादा बारिशें आई, सैलाबी रेले गुजरे, तो सीवरेज से बहुत ज्यादा इस वक्त शहर मुतासिर है। और शहर में इस वक्त बुनियादी तौर पर जिस तरह से अच्छा सुलेमान, एक और चीज, सॉरी, हम साथ स्क्रीन्स पे अपने वो रोड्स के ऊपर पैचेस लगाने वाली भी बात बता रहे हैं। दो चीजें बता दें, एक तो जब ये ठेका होता है, सड़क बनती है, तो मेंटेनेंस का ठेका भी तो उन्हीं को दी जाता है या फिर पैच वाला काम किसी और को? क्योंकि जो पैच वाला काम है वो इतना कोई एड हॉक बेसिस में कि पत्थर डाल के भर दो, उसका रोड से कोई लेना देना नहीं, मैच भी नहीं कर रहा, मैच नहीं करता असल में, ये मैच भी नहीं कर रहा, कभी उठा होता है कभी गड़े पड़े होते हैं। तो ये ठेका अलहदा से किसी को दिया जाता है और रोड मेंटेनेंस ये नहीं है। जी वहाँ बिल्कुल माजी में इसी तरह होता था कि मेंटेनेंस कोई करता था, रोड कोई बनाता था, लेकिन इस बार हुआ ये है कि जिसको सड़क बनाने का ठेका दिया है वही उसकी 1 साल तक मेंटेनेंस करेगा, उसी का जो है वो नाम दर्ज है, वहाँ पर लोग उसकी शिकायत कर सकेंगे। एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेयर कराची ने लिया है कि अगर किसी को किसी सरकारी अफसर, किसी ठेकेदार से सड़क के बम्प आने का भी कोई अगर कोई प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कि कहीं पर गैर मेयारी काम हुआ है, तो वो उन नंबरों पर जो है वो शिकायत कर सकेंगे। और बिल्कुल होना भी यही चाहिए कि जो सड़क बनाए वही मेंटेन करे, ताकि अगर वो गलत सुलेमान, बात ये है, बिफोर वी गो, बहुत बात है कि काम हो रहा है, ये हमें नजर आ रहा है काम होते हुए, लेकिन कुछ मयार भी होना चाहिए, क्योंकि इस काम को जितनी खुशी होती है ना कि गुड इट्स हैपनिंग, ये भी पता चल जाता है कि ज्यादा देर तक सस्टेनेबल भी रहे। और जो पैच वर्क हो रहा है, पैच वर्क के बारे में हम प्लीज ये गुजारिश कर सकते हैं कि पैच और रोड का लेवल एक ही हो जाए और कुछ सस्टेनेबल, मतलब हम 2025 में भी ऐसे पैच लगाते हैं जो या ऊंचे होते हैं या नीचे होते हैं, प्लीज मेक श्योर कि वो बराबर हों। So just pointing that out. Okay, the rest we'll see you tomorrow.